ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स करना है हमें। पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा सा डार्क। हाँ। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है क्या होता है मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स क्या होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ गया था कि आयरन दे दिया था इन्होंने, कि आयरन और कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे ऑप्शन दे दिए चार। और क्वेश्चन था कि इसमें से माइक्रो मिनरल्स कौन सी है। ठीक है। तो आपको सिंपली किस पे टिक लगाना है, आयरन पे। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो, इसको मैंने ऐसे ध्यान करा था, सीएम ने पीएससी की एग्जाम दी और फिर वो आईपीएस बन गया। इसमें से आई हटाना है, ठीक है। तो मैक्रो मिनरल्स कौन कौन सी हमारी, एक है कैल्शियम, ठीक है, सी से हो गई कैल्शियम, एम से हो गई मैग्नीशियम, और एक हो गई हमारी फॉस्फोरस, और एस से हो गई हमारी सल्फर, और फिर सी से हमारी क्या हो गई, एक क्लोरीन, और फिर पी से एक हो गई हमारी फॉस्फेट, और एक एस से हो गई हमारी सोडियम, ये रहा सोडियम। तो आपको मैक्रो मिनरल्स ध्यान रखना है। फिर बची हुई कौन सी होगी, बची हुई बल्ट नेचर हमारी कौन सी होगी, माइक्रो मिनरल्स होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आप सीएम ने पीएससी की एग्जाम दी और फिर वो आईपीएस बन गया, इस तरीके से मैंने एक ट्रिक में इस तरीके से याद रखता हूँ। और इसमें से आप आई को हटा देना, ठीक है, जो आयोडीन है वो किसमें आएगा, इसमें आएगा। तो सीएम, पीएससी और पीएस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैक्रो मिनरल्स, और बची हुई कौन सी होती है, माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। और इसके अब हमें फंक्शन पढ़ना है, क्या क्या होते हैं। एक तो हो गई कैल्शियम, मेरी कॉपी में भी नोट्स थे, चलो इसी में से पढ़ा देते हैं। एक तो हो गई हमारी कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, एक तो फॉर्मेशन, जो हमारे टीथ और बोन होते हैं उसकी फॉर्मेशन कैल्शियम से ही होती है। और लगभग 1200 मिलीग्राम, ठीक है, कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में। वेटिंग, अभी भी कुछ जन ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। तो कैल्शियम मिनरल ये कौन सी है हमारी, मैक्रो है। और क्या बताया मैंने, टीथ और बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी से होता है। लगभग 1200 मिलीग्राम हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। और इसमें भी ज़्यादातर 99% कहाँ रहती है, जो हमारी बोन्स होती है वहीं पर स्टोर होता है हमारा कैल्शियम। और बचा हुआ हमारी मसल्स वगैरह में यहाँ पर होता है, जैसे जो मसल कॉन्ट्रेक्शन थ्योरी होती है, ठीक है, उसमें भी कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये अगला पॉइंट वही आ गया, मसल कॉन्ट्रेक्शन। मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी हेल्पफुल रहेगा, और जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। तो तीन ये मेन फंक्शन ध्यान रखने हैं। 1200 मिलीग्राम हमारी बॉडी में स्टोर रहता है लगभग। और सोर्सेज क्या है इसके, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल, आलमंड, एग, फिश, पल्सेस, इसमें ये सिंपली स्टोर रहता है। अब जैसा मैंने बताया बोन्स में स्टोर रहता है 99%। तो इसकी कमी से भी क्या होगा, जो बोन से रिलेटेड डिसीज हैं वो इसमें होंगे। जैसे पहले ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑस्ट्रोमलेशिया। और भी जो, और हमारी ग्रोथ, ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है, ग्रोथ प्लेट रहती है। और जो बोन से फिर धीरे धीरे ग्रो करती है हमारी। तो जो बोन से रिलेटेड है, जैसे जो ग्रोथ है वो भी हमारी कब होगी, जब हमारी गोन्स, जो हमारी बोन्स हैं वो धीरे धीरे जब मैच्योर होंगी, ठीक है, तभी हमारी ग्रोथ होगी। तो जो ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई डॉर्फिज्म हो गया किसी को, कोई बोना रह गया, ठीक है, किसी को जाइगेंटिज्म हो गया, तो ये सब क्या होता है, कैल्शियम की वजह से भी ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद मिनरल्स, और सेकेंड हमारी फॉस्फोरस, ये भी मैक्रो मिनरल है। अब फॉस्फोरस और कैल्शियम, ये कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल रहती है फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है बोन और टीथ, तो इसमें भी ये इन्वॉल्व रहता है फॉस्फोरस। और डीएनए, आरएनए, ठीक है, और एटीपी जो है उसके मॉलिक्यूल्स में भी ये प्रेजेंट रहता है फॉस्फोरस। तो इसके आपको मेन फंक्शन ध्यान रखने हैं। कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रहता है फॉस्फोरस। और ये तीन हमारे जो डीएनए होते हैं, इसका फुल फॉर्म आ जाता है डाई राइबो, एक होता है इसका डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का रहता है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से कुछ रहता है इसका, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म में ध्यान रखना। और एटीपी तो ध्यान ही रखना है, तो बनता ही कैसे है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये फॉस्फोरस तो आ ही गया इसमें, तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रहते हैं। और फॉस्फोलिपिड्स मतलब फैट्स में भी रहता है ये। उसके बाद इसके सोर्सेस हमें ध्यान रखना है, वही मिल्क, फिश, बटर, मीट, एग योग, ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस, राइस, ठीक है। उसके बाद डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, अब जिसे मैंने बताया बोन में आ रहा है और डीएनए आरएनए में आ रहा है, ठीक है। तो इससे एक्स वाई एक्स सिंड्रोम हो जाता है, कुछ हार्मोन से रिलेटेड सिंड्रोम्स होते हैं, तो उसमें भी फॉस्फोरस की कमी अगर आपको है तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बॉडी का डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, हाइपोफॉस्फेटेमिया। अब देखो ये भी
वर्ड ध्यान रखना है, हाइपो मतलब कम होना और हाइपो मतलब बढ़ना, ठीक है। अब ये किसी भी वर्ड के आगे लगा देंगे, जैसे हाइपर ग्लाइसीमिया, जिस सर ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बताया था, हाइपर ग्लाइसीमिया, तो वो भी हो गया ब्लड शुगर कम हो रही है। बस ये आपको प्रीफिक्स ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स हो गई, पोटेशियम। अब पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट रहती है मसल कॉन्ट्रेक्शन में, और जो एसिड बेस का बैलेंस रहता है, सिर्फ सिंपली ये दो चीज लिखनी है। एक मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्पफुल रहेगा, और एक जो एसिड बेस का बैलेंस बना हुआ रहता है बॉडी में, उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद इसके सोर्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, बीन्स नट्स हो गए, डेयरी फूड्स, स्टार्ची वेजिटेबल जिनमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है, इस तरीके के। और जो राइस हो गया उसके अंदर रहता है। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, हाइपो पोटेशियमिया, मतलब पोटेशियम की आपको सिंपली कमी हो रही है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर आप मान लो आपको क्रैम्प आ रहा है, तो उसमें भी ये सब मिनरल्स की आपको कमी हो सकती है। फिर वो इलेक्ट्रोलाइट का आप घोल लेते हो, तो उसमें भी ये WHO के फॉर्मूले से बना हुआ है, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप पीते हो, सभी एथलीट्स लगभग उसे कंज्यूम करते हैं, तो उसमें भी ये सब चीज़ें होती है, ताकि आपको वो ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। इसको भी हम नाप सकते हैं कैसे, मान लो एक एथलीट ट्रेनिंग करने गया, मान लो एक रेसलर ने 1.5 घंटे की ट्रेनिंग करी, ठीक है। हमने क्या करा, जब ट्रेनिंग करने गया वो शाम को 5 बजे, और शाम को 7 बजे उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, हमने शाम को 5 बजे उसका वेट, हमने उसका नापा, उसका वेट था 65 kg, ठीक है, गर्मी का मौसम है। और शाम को 7 बजे जब वो ट्रेनिंग उसकी खत्म हुई, तो उसका वेट हो गया 64.5 kg मान लो, ठीक है। तो जो ये 500 ग्राम जो ये वेट कम हुआ है, ये क्या कम हुआ है, ये इसके फ्लूइड लॉस हुए हैं, ठीक है। यही सब पोटेशियम और ये जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, फॉस्फोरस, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो यही सब चीज़ें लॉस हुई है, मतलब फ्लूइड लॉस हुआ है बेसिकली उसकी बॉडी से। तो फिर हम उतना ही क्वांटिटी में 500 ml ही हमको क्या लेना है, हमको लेना है इलेक्ट्रॉल का घोल, या फिर कोई भी फ्लूइड फॉर्म में चीज लेनी है, लिक्विड फॉर्म में। तो वो बैलेंस क्या हो जाएगा, वापस से वो फ्लूइड बॉडी में आ जाएगा, और वो बैलेंस होम्योस्टेसिस बना हुआ रहेगा। फिर ये आपको ये नहीं होगा जैसे मसल्स में क्रैम्प आना और ये आना, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं होगी। उसके बाद मिनरल्स, एक और आ गई सल्फर। अब सल्फर क्या है, एक तो हमारा इसमें हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नेल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हमारी ग्रोथ होती है बॉडी में, ठीक है। हेयर्स और नेल्स की इसकी क्वालिटी देख के भी आप पता लगा सकते हो, किसी अगर हेयर क्वालिटी और नेल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं, तो हो सकता है उसकी डाइट में सल्फर की मात्रा सही नहीं हो, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, और फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगा, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मसल फॉर्मेशन, वही ये जो केटाबॉलिक प्रोसेस रहती है, एनाबॉलिक प्रोसेस रहती है हमारी, ठीक है। एनाबॉलिज्म केटाबॉलिज्म हमने पढ़ा हुआ है। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस रहती है, तो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मसल का फॉर्मेशन होता है, उसमें सल्फर जो ये मिनरल है, ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद सोर्सेस इसके एग, मीट, लीवर, फिश, व्हीट, कॉर्न, ये है इसके सोर्सेस। अब ये हेयर्स और नेल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अगर सही मात्रा में ले रहे हो तो आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी होगी आपको, जैसे मैंने क्या बताया, फॉर्मेशन हो रहा है इसमें सभी, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो ओबेसिटी हो जाएगी, हार्ट डिसीज हो जाएंगे आपको, क्रोनिक फटीक फटीक एक्यूमुलेट होता जाएगा, फिर आपको इंजरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सोडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है, एक तो वाटर बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी का, मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्पफुल रहेगा, और एसिड बैलेंस बना के रखा है, ये की पॉइंट ध्यान रखना है। और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अभी वाटर भी आ गया, वाटर भी क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर आपकी बॉडी जो स्वेटिंग ग्लैंड्स रहती है, ठीक है, फिर वो स्वेटिंग होती है, उससे फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस जो है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन और एसिड बेस का बैलेंस बना के रखता है, होम्योस्टेसिस बना के रखता है। सोडियम क्लोराइड, अब इसके सोर्सेस सॉल्ट हो गया, ठीक है, और सी फूड्स में रहता है ये, या फिर सी सॉल्ट, जो काल वो आता है, एक हमारा नमक आता है सी सॉल्ट, आजकल बड़ा ये भी, इसको जो कंपनियां हैं वो बहुत प्रमोट कर रही है, सी सॉल्ट करके, ठीक है। आप कभी किसी ग्रोसरी के शॉप्स पर जाएंगे, तो वहां पर भी आपको ये सी सॉल्ट इस तरीके की ब्रांडिंग में पैकेजिंग उसकी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये भी सोडियम का सोर्स हो गया। या फिर जब आप इलेक्ट्रॉल पीते होगे,
तो उसमें भी आपको थोड़ा सा नमकीन स्वाद आता होगा, ठीक है। तो वो किस वजह से आता है, क्योंकि उसमें यही सब मिनरल्स रहती है, सोडियम, पोटेशियम। और हो गया ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें तो क्लास ले रहा हूँ मैं, एक मिनट, क्लास ले रहा हूँ, क्लास। हाँ सॉरी। अब कहाँ थे सोर्सेस? सी ग्रीन वेजिटेबल्स, हाँ। ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं उनमें तो बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स रहते ही हैं। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, ये वाटर बैलेंस बना रहा है, मसल कॉन्ट्रेक्शन। अब मसल कॉन्ट्रेक्शन से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, एक तो जनरली एथलीट्स में क्या होता है, क्रैम्प, टायर्डनेस, आप जल्दी थक जाओगे, हाइपोएट्रीमिया, ठीक है। ये भी हमारी आर्टरीज, एक तो हाइपो वर्ड जुड़ गया और एक आर्टरीज जुड़ गई, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्रैम्प से रिलेटेड, मतलब हमारी बॉडी में क्रैम्प आ सकता है इसकी कमी की वजह से। उसके बाद मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम भी क्या है, बोन और टीथ की हेल्थ, फॉर्मेशन होता है इसका। बोन और टीथ जो इनेमल होता है हमारा, जो हमारे टीथ होते हैं, जो उसका हार्ड पार्ट होता है हमारे टीथ का, वो इनेमल कहलाता है। तो उसका फॉर्मेशन भी इससे ही होता है। अब इसकी कमी से क्या हो जाएगा, जो हमारी टीथ, और मतलब जो हमारा जितने भी ओरल, मतलब जो भी दांत से रिलेटेड बीमारियां रहती हैं, ठीक है, जो भी हमारे मतलब दांत सड़ जाना या फिर कैरीज लग जाना दांत में, तो हो सकता है इस मिनरल की कमी की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। अब ये भी मेटाबोलाइज करना, फूड को कन्वर्ट करना एनर्जी में, तो उस प्रोसेस में ये हेल्पफुल रहेगा। और कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और बॉडी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसके सोर्सेस, पल्सेस, नट्स, होल ग्रेन। पल्सेस हो गई हमारे, नट्स हो गए, ठीक है, से बादाम वगैरह हो गई, आलमंड्स हो गई। और जो हमारी होल ग्रेन्स रहते हैं, साबुत अनाज रहते हैं, उसके अंदर भी मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब ये बोन और टीथ के लिए तो इसके उल्टे ही इसकी डिफिशियंसी से डिसीज हो जाएंगे, मतलब टीथ और बोन से रिलेटेड जो डिसीज होते हैं वो इसमें हो सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वीक बोन्स, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इसमें क्या होता है, ये भी एक फ्लूइड्स का एक प्रॉपर फ्लो बना के रखता है बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स का। और मेन पॉइंट इसका की ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट, क्लोरिनेशन इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी फ्लूइड्स, हाँ। ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी में रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमें स्वेटिंग होती है। तो उस वजह से क्या होता है, यही सब मिनरल्स हमारी बॉडी से लॉस हो जाती है, तो उसका क्या हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाता है। तो ये भी क्या करता है, क्लोरीन उस बैलेंस को बना के रखता है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। तो ये भी क्या करता है, उसका बैलेंस बना के रखता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, स्वेटिंग होगी, तो हमारी स्वीट ग्लैंड्स भी क्या है, पसीना हमें आ रहा है, तो वो भी इन्हीं सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है। यही सब हमारे मिनरल्स निकलते हैं स्वेट ग्लैंड से, और हमें स्वेटिंग होती है, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये की पॉइंट ध्यान रखना है हमें, जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रहता है वो हमारी बॉडी में ये बना के रखता है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। उसके बाद नर्व फंक्शनिंग और मसल फंक्शन, ठीक है, जो हमारी मसल्स फंक्शन करते हैं, जो हमारी नर्व फंक्शन करती है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं हमारी पल्सेस में, तो उस सब में भी क्या होता है, क्लोरीन हेल्पफुल रहता है। पीएच लेवल मेंटेन करता है। इसका मेन आप कीवर्ड ध्यान रखना, बैलेंस। ये क्या करता है, क्लोरीन बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। जो फ्लूइड्स हो गए हमारी बॉडी में, उसके बाद जो पीएच लेवल हो गया बॉडी में, तो इन सब का क्या करता है, क्लोरीन बैलेंस बना के रखता है। फैसिलिटिंग द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी फ्लो बना के रखता है उसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब बैलेंसिंग का काम कर रहा है एक तरीके से। होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी का एक तरीके से ये, ठीक है। कीवर्ड ध्यान रखना है, CH, ऐसे ध्यान रखना आप। ये तो क्लोरीन में क्या आ रहा है, देखो CHLORINE, ठीक है। सी के बाद क्या आ रहा है, H। H से क्या हो गया, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब किसी चीज को मेंटेन करके रखना। तो क्लोरीन क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक पीएच लेवल, और एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो बना के रखेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करेंगे तो चीज़ें याद रखना आसान हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, इसमें सॉल्ट, सी सॉल्ट हो गए, और जो हमारे नॉर्मल घरों में सॉल्ट पाया जाता है, नमक, उससे मिल जाएगा। टोमेटो से मिल जाएगा, ठीक है, जो टमाटर होते हैं उससे मिल जाएगा। अब इससे भी क्या हो जाएगा, हमें हाइपोक्लोरेमिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाइपोक्लोरेमिया क्या होगा, इसमें भी मतलब क्लोरीन की क्या हो रही है हमें,
डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है। लो ब्लड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, अब यही मैंने ऊपर क्या बताया था, ये क्या बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है, CH होम्योस्टेसिस, और उससे हो गया मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। तो अब ये फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर इसकी कमी होगी तो, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल रीनल लॉसेस एंड इज ऑपरेटेड कंडीशन वोमिटिंग डायरिया, हाँ। अब वही पानी निकल रहा है हमारी बॉडी से, एक तो स्वेटिंग से निकलेगा, और क्या हो गया अगर हमने कुछ, हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है तो हमें वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, कुछ मेडिकल कंडीशन है जिससे किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी से पानी निकल रहा है, उसी के साथ ये मिनरल्स भी इम्बेलेंस हो जाती है, उसकी भी हमें कमी हो जाती है। इसीलिए डायरिया, वोमिटिंग, इन सब कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, ORS का घोल आपको सजेस्ट करता है, ठीक है, कि ये आपको लेना है। तो वापस से वो बैलेंस बन जाता है, चक्कर आना, ये सब चीज़ें होती है आपको, ठीक है। क्रैम्प आना, अगर वोमिटिंग वगैरह हो रही है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है बॉडी से तो। उसके बाद जिंक, अब जिंक क्या करता है, इंसुलिन फंक्शन प्लेज एन स्टोरेज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। हाँ, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसुलिन के सिक्रीशन में, ठीक है। ये आपको कीवर्ड ध्यान रखना है इसका। इसके फोल्ड थोड़े से बड़े कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। टेक्स्ट साइज जूम कर देते हैं थोड़ा सा इसे। हाँ। तो क्या करता है ये, एक तो इंसुलिन के सिक्रीशन में ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और 10 आ गया, हाँ। इंसुलिन के सिक्रीशन में हेल्पफुल रहेगा, एक तो जिंक का फंक्शन ये है। उसके बाद इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग बनाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें ये इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली उसमें ये इन्वॉल्व रहता है। बॉन्ड हीलिंग में जब हमें कोई चोट लग जाती है, घाव भराता है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंक, ठीक है। और DNA और जो प्रोटीन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, उसका प्रोटीन सिंथेसिस मतलब उसका ब्रेक डाउन होना, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व रहता है हमारा जिंक। विच आर इसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसमें भी ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, जिंक। उसके बाद जो हमारा टेस्ट और सेंस का स्मेल है, वो भी उसमें भी एक जिंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक की मात्रा अच्छी है तो आपका जो टेस्ट और सेंस वाले जो दो हमारे, टेस्ट और स्मेल, जो दो सेंसेस है हमारे, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंजाइमेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, ब्रेक डाउन में। अब इसके सोर्सेस, फिश, मीट, सैलेड्स, मशरूम, ये कुछ आपके सोर्सेज ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, स्किन डिसीजेस, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो इम्यून सिस्टम और इनफर्टिलिटी भी ये कॉज करता है, ठीक है। जिंक का कुछ रिसर्चेस में ऐसा भी पाया गया है कि जिंक के कंजप्शन से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो उसका उल्टा हो जाएगा, अगर उसकी डिफिशियंसी है तो आपको इनफर्टिलिटी, मतलब आपका कहीं ना कहीं वो जो रिप्रोडक्टिव, आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ये अफेक्ट करेगा। उसके बाद मिनरल्स, ये हो गई हमारी एक कॉपर। अब कॉपर भी क्या है, एक तो दो की पॉइंट ध्यान रखने इसके हमें, एक तो रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगा, और एक बोन की ग्रोथ में ये हेल्पफुल रहेगा, बस ये दो फंक्शन ध्यान रखने हैं। जो एकदम इसके की पॉइंट्स है वो मैंने, ऐसे तो बहुत सारे डिटेल हो जाती है, बाकी इसको मैंने प्रिसाइज करके थोड़े छोटे फॉर्म में, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वही इसमें मैंने स्लाइड में ऐड की है, ठीक है। तो दो ध्यान रखना है कॉपर के, एक तो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्वेश्चन आ जाता है एरिथ्रोपोएसिस जो प्रोसेस रहती है, ये कहीं कहीं क्या होता है, इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए आपको इसका जो दूसरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल का, ल्यूकोसाइट्स, और ये दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। तो कॉपर इसमें हेल्पफुल रहेगा, इसके सोर्सेज सिंपल लीवर, एप्पल, ग्रीन वेजिटेबल, नट्स और एग्स में रहेगा ये। अब इसमें भी वही होगा, हाइपोक्यूरेमिया, ठीक है। अब ये क्या होता है हाइपोक्यूरेमिया, द कंडीशन ऑफ बॉडी इनफ कॉपर, मतलब इसके अंदर इनफ कॉपर नहीं रहेगी, फटीग, एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और कॉग्निटिव, हाँ। इसमें भी क्या होगा, आप जल्दी थक जाओगे, ठीक है, आपकी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी अगर आपके अंदर कॉपी कॉपर की मात्रा नहीं है। और एक एनीमिया विटामिन बी की कमी से भी होता है, और बी की भी कुछ कमी से होता है। और उसके बाद एक कॉपर की कमी से भी हमें क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो माइंड से रिलेटेड होती है वो जाती है, और कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब आपके कहीं ना कहीं माइंड को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद आयोडीन,
इसका भी बहुत प्रमोशन होता है, और ये भी टीवी के एड्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये भी क्या होता है, एक मिनरल्स होती है हमारी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उसके फॉर्मेशन के लिए जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये सही मात्रा है आपकी इसकी बॉडी में, तो थायराइड का इम्बेलेंस नहीं होगा। आपको हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपर थायराइडिज्म, दो प्रकार होते हैं इसके भी। कम रिलीज कर रहा है, कम सिक्रीट कर रहा है, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। और अगर ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा आपको। ठीक है, वो डॉर्फिज्म और जाइगेंटिज्म इसमें होगा, मैंने ऊपर बता दिया था। जो डॉर्फिज्म और जाइगेंटिज्म है, वो इसमें होगा। क्योंकि हाइपोसिक्रीशन मैंने क्या बताया, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। तो अगर कम सिक्रीट होगा तो आपकी फिजिकल ग्रोथ कम होगी, और अगर ज़्यादा सिक्रीट करेगा तो आपकी फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ये सभी चीज़ें बॉडी क्या करती है, सभी चीज़ों का एक होम्योस्टेसिस बैलेंस मेंटेन करके चलती है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा कम हो रही है, तो वो आपको कोई ना कोई उससे बीमारियां होगी। जैसे सिंपली एक हार्ट का एग्जांपल ले लो। हार्ट भी हमारा एक नॉर्मल रेंज में रहता है, ठीक है, मान लो 70 to 80 नॉर्मल रेंज है। अगर ये भी, इसका भी बैलेंस बिगड़ा, अगर हार्ट बीट भी हमारी ज़्यादा हो रही है, तो फिर वो भी प्रॉब्लम करेगी, कम हो रही तो वो भी प्रॉब्लम करेगी। ऐसा इसका हार्मोन का है, अगर ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, कम सिक्रेट हो रहा है डॉर्फिज्म, मतलब आप बोने रह जाओगे। और अगर ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो किसी किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे खली को आपने देखा हो, जो रेसलर है एक, या फिर किसी किसी लोगों की बहुत आप देखोगे बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, और वो उनकी बॉडी सही प्रपोर्शन में भी नहीं रहती है। तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि उनकी बॉडी ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन क्या कर रही हो, रिलीज कर रही हो। ठीक है, तो एक ड्वार्फिज्म हो जाएगा, एक तो गोइट्री है, मैक्सोडीमा डॉर्फिज्म जिसे ये रहा बूनापन। एक जाइगेंटिज्म होता है, मतलब ज़्यादा हाइट बढ़ जाना, डॉर्फिज्म मतलब बूने रह जाना। अब ये होता है मैक्सोडीमा। अब ये मैक्सोडीमा क्या होता है, स्वेलिंग और थिकनिंग ऑफ स्किन, मतलब जैसे आपके पाँव में सूजन ज़्यादा आ जाना, या फिर आपकी स्किन थिक हो जाना, पतली हो जाना। तो एक ये मैक्सोडीमा हो सकता है, इसे ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं ये, इस ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बन जाता है, गोइट्री। बाकी इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, एक मैक्सोडीमा और एक ड्वार्फिज्म। ठीक है, उसके बाद एक क्रेटिनिज्म है। इसमें क्या होता है, मतलब आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स है, वो क्या करती है, अनेबल टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। मतलब इसमें वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, तो फिर आपको कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म में या फिर उसकी कुछ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ताकि वापस से वो उसको प्रोड्यूस करना चालू करे। या फिर कुछ स्टिमुलेंट आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, तो उससे फिर वो ये चीज़ बैलेंस होगी। उसके बाद फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन आपने देखा हो, ये जो कंपनियां रहती है टूथपेस्ट वाली, ये क्या करती है, अपनी पैकेजिंग में ये शो करती है कि फ्लोरीन की मात्रा हमारे इसमें जो हमारा टूथपेस्ट उसमें ज़्यादा है। अब ये भी क्यों शो करती है, क्योंकि ये जो टीथ हमारे टीथ है, उसकी हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है। ठीक है, और बोन्स के फॉर्मेशन के लिए भी फ्लोरीन अच्छा होता है। तो इसलिए आप इससे ध्यान रख सकते हैं, टूथपेस्ट से और टीथ से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सोर्सेज क्या होगा इसके, एक तो सी फूड, जो हमें सी फूड मिलता है, वाटर, पानी के अंदर भी फ्लोरीन पाया जाता है, कॉटेज चीज, टी, जो चाय होती है उसके अंदर भी फ्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। अब इसका उल्टा हो जाएगा, मैंने क्या बताया, डेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, तो इसका विपरीत, जो जो डेंटल, जो फिर आपको डेंटल्स या फिर जो आपको टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपको इसमें होगी। केरीज हो जाएगी, आपके दांत सड़ना, इसमें प्रॉब्लम्स होना, केरीज लग जाना, ये आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपकी डाइट में फ्लोरीन की मात्रा सही नहीं है। ठीक है, अब ये मैक्रो और मैक्रो का भी ध्यान रखना है, इसमें रहता है 100 मिलीग्राम से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो मैक्रो मिनरल्स में आ जाएगा। ठीक है, और इसको मेजर मिनरल्स भी बोलते हैं, मैक्रो और मेजर। और 100 mcg से अगर आपको कम लेना है, ठीक है, तो फिर वो आ जाएगा माइक्रो, या फिर एग्जाम में ट्रेस वर्ड भी आता है, ट्रेस, ट्रेस मिनरल कौन सी है इनमें से। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ट्रेस और मेजर और माइक्रो। ठीक है, उसके बाद एफी, आयरन, आयरन भी इंपॉर्टेंट रहता है। अब आयरन भी दो प्रकार के होते हैं, एक हीम आयरन होता है, और एक नॉन हीम आयरन होता है। ठीक है, तो इतना डीप नहीं आता, नॉन हीम आयरन होगा एक। तो ज़्यादातर जो वेजिटेरियन पर्सन्स रहते हैं, उनमें आयरन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी देखने को ज़्यादातर मिलती है।
क्योंकि जो हीम आयरन है हमें उससे ही मिलता है, जो नॉनवेज फूड्स रहते हैं ज़्यादातर उन्हीं से मिलता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है उसमें क्या रहता है, आयरन हेल्पफुल रहता है उसकी प्रोसेस में। उसके बाद मसल फॉर्मेशन, जो हमारी मसल्स बनती है उसकी फॉर्मेशन भी हेल्पफुल रहेगा। अभी आयरन है, फिर हीमोग्लोबिन है, फिर ये ऑक्सीजन को कंबाइंड करेगा इसमें, फिर इसको बढ़ाने के लिए फिर वो भी लेते हैं जो हमने ड्रग्स में पढ़ा था, एरेंथ्रोपोइटिन, ईपीओ। क्या पढ़ा था हमने, ईपीओ। इससे क्या होता है, फिर आपकी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो वो इसका पार्ट था। उसके बाद सोर्सेज क्या क्या होगा इसके, लीवर, एप्पल, गवावा, बनाना, एग, मीट, बटर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लीवर, एग, मीट। ठीक है, इसमें रहता है हीम आयरन। और ज़्यादातर वेजिटेरियंस लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है। उसके बाद ये आ गया एनीमिया और ग्लोसाइटिस। अब ग्लोसाइटिस क्या होता है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग्स। जो आपका टंग है, जुबान में आपकी स्वेलिंग आ जाएगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ग्लोसाइटिस। तो ये भी किसकी वजह से होगा, ये थोड़ा नया वर्ड है तो आप ध्यान रखना है। एनीमिया तो दो चार जगह मेंशन हो गया है। तो ये ग्लोसाइटिस किसकी कमी से होता है, तो आपको ध्यान रखना है, आयरन की कमी से होता है। फिर कोबाल्ट, ये भी क्या है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगा एक तो। उसके बाद विटामिन बी 12 के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगा। और जो नर्वस सिस्टम की हेल्थ है उसको ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, एक ही 3 की पॉइंट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसके सोर्सेज भी क्या हो गए, फिश, नट्स, ब्रोकली, स्पिनेच, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इसमें दो हरी सब्जी हो गई, एक फिश और एक नट। ठीक है। उसके बाद डिफिशियंसी से क्या होगा, एनीमिया आ गया, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। ये कीवर्ड्स आपको दो ध्यान रखने, कोबाल्ट में रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो गया एक तो, और एक विटामिन बी 12 हो गया, और एक नर्वस सिस्टम। आपको की पॉइंट लिखना है इसे, ये बहुत बड़ी पीडीएफ हो गई है। आपको आपके छोटे छोटे नोट्स में कोशिश करनी है कि एक या आधे पेज में इसको आप नोट डाउन कर लो, ताकि एग्जाम में जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। इसको प्रिसाइज जितना छोटा करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा रिवीजन में। इसको प्रिसाइज करते जाओ, ठीक है। इसको धीरे धीरे आप छोटा करते जाओ नोट्स को, क्योंकि एग्जाम्स करीब है, जितने प्रिसाइज होंगे रिवीजन करने में उतना हेल्पफुल रहेगा। मैग्नीशियम हेल्प एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स इन मेटाबॉलिज्म। अब ये भी क्या करता है, हेल्प्स एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स इन मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म में बहुत से एंजाइम्स रहते हैं उनको ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मतलब ये भी क्या होगा, एक केटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, जो केटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं ये जो ब्रेक डाउन होती चीज़ें, छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक डाउन होती चीज़ें, तो उसमें ये जो एंजाइम्स वर्क करते हैं, तो उनको एक्टिवेट करता है कौन, मैग्नीशियम। अब इससे क्या हो सकता है आपको, जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैग्नीज क्या करेगा, उन केमिकल को एक्टिवेट करेगा। और मैग्नीज की मात्रा आपकी बॉडी में सही नहीं होगी, तो फिर वो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे और आपकी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। तो इनडाइजेशन भी हो सकता है इसमें। तो मैग्नीज की मात्रा भी क्या होना चाहिए, सही। अब ये हो गया, इसका डिफिशियंसी देखो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स। क्यों, क्योंकि जो आप खा रहे हो वो चीज़ ब्रेक डाउन होके एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही है, तो फिर आपकी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी। तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन और स्किन डिसीजेस आपको इससे होंगे। अब इसके सोर्स में क्या है, टी है, ब्रेड, ग्रेन्स हो गई, जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, और जो सोयाबीन है वो इसके सोर्सेस हैं। ठीक है। उसके बाद सेलेनियम प्रिवेंट इम्यून सिस्टम। आपको बस मैंने एक मेजर मिनरल को याद करने की ट्रिक बताई, वो ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर कुछ मिनरल्स आएगी तो वो सभी काय में आएगी, टिक इसमें आ जाएगी, ट्रेस मिनरल में। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे आपको। चार आपको दे देंगे ऑप्शन में, 1 2 3 4, या तो तीन मेजर मिनरल दे देंगे, एक माइनर दे देंगे, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। या फिर सिंपली इसके फंक्शन पूछ लेंगे या डिफिशियंसी। ठीक है। तो सेलेनियम क्या होगा, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, हमारे प्रिवेंट करके रखता है, बचा के रखता है। ये भी इसमें इम्यून सिस्टम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद टिश्यू और सेल फॉर्म डिस्ट्रक्शन। हाँ, इसे क्या बताए, प्रिवेंट कर रहा है मतलब बचा रहा है। तो किस तरीके से बचा रहा है ये, सेल और टिश्यू को डिस्ट्रक्शन से बचा के रख रहा है। ठीक है। जैसे मान लो कुछ फॉरेन एजेंट्स हैं, वो अटैक कर रहे हैं हमारी बॉडी पे, तो उसमें फिर इम्यून सिस्टम हमारा वर्क करेगा। तो सिलेनियम क्या करेगा, वही हमारी जो सेल्स और टिश्यू है उनको डिस्ट्रक्शन से, खत्म होने से बचाएगा। ठीक है। और विटामिन सी के फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल है ये। और हेल्प इन ग्रोथ इन थायराइड ग्लैंड, जो हमारे थायराइड ग्लैंड रहती है। ठीक है।
बटरफ्लाई जैसी दिखती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बटरफ्लाई जैसी दिखती है, ऐसा कहीं मैं पढ़ रहा था अभी लिटरेचर में एक, बटरफ्लाई जैसी दिखती है। तो हेल्प इन ग्रोथ इन थायराइड ग्लैंड, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसकी ग्रोथ में ये हेल्पफुल रहेगी। तो ये ध्यान रखना आप, तीन की पॉइंट। उसके बाद सोर्स एक तो हो गया हमारा एग, मीट और ग्रेन, ये तीन चीज ध्यान रखना आप। अब डिफिशियंसी से क्या होगा, कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या कर रहा है, सेल को डिस्ट्रॉय होने से बचा रहा है। तो फिर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, डिसीज अटैक करेंगे, रिस्क ऑफ कैंसर। कैंसर में भी कुछ इसी तरीके की बीमारी होती है, आपके सेल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, ठीक है। और जो विटामिन सी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, एक हमने कल क्या पढ़ी थी, स्कर्वी पढ़ी थी। और उसके बाद जो थायराइड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो भी आपको इसमें हो सकती है। इसके फंक्शन बस आप याद कर लोगे, तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएंगे, डिफिशियंसी डिसीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मायोबाइडम, ठीक है, मायोबाइड्रम, ये भी एक लिटरेचर मुझे दिखा, एक नई टर्म, तो मैंने ऐड कर ली, ठीक है। क्योंकि ये क्रोमियम हो गई, और उसके बाद ये सेलेनियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, ये तो रिपीट होती रहती है, जहां पर थोड़ा सा एक अलग वर्ड दिखता है एग्जामिनर को, तो वो कभी कभी उसको पिक कर लेता है। इसलिए मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी इसमें ऐड करी, मायोबैंडम, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये भी जो प्रोसेस होती है, हेल्प्स टू प्रोसेस प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। ये भी मतलब एक तरीके से सिंथेसिस में हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल की। डीएनए, डीएनए में क्या होता है, हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है वो स्टोर रहती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है, डीएनए, आरएनए, आपको एग्जांपल में दे दिया, तो फिर डीएनए पर टिक लगाना। तो जो जेनेटिक मटेरियल जैसा हमारा रहता है, डीएनए के अंदर स्टोर रहता है, उसके लिए और प्रोटीन के सिंथेसिस में एक तरीके से हेल्पफुल रहेगा। और कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे बोन में, लीवर में और किडनी में ये पाया जाता है। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हो गए, पी, एक क्वेश्चन ये भी आ गया था कि जो सबसे हाई क्वालिटी का प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन में एक पी दिया हुआ था, और मीट दिया हुआ था, और कुछ एक दो ऑप्शन और दिए हुए थे। तो ये मेरा भी गलत हो गया था, मैंने इस पे मीट पे टिक लगा दिया था। बाकी जो सबसे हाई क्वालिटी का प्रोटीन रहता है वो पी, जो रहता है, दाने रहते हैं उसके अपने, बटर बटर के, मटर के, उसके अंदर सबसे हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है, हाई क्वालिटी का, ठीक है। एक वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मात्रा में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी, क्वालिटी वाइज में, ठीक है, क्वालिटी के फॉर्म में, क्वालिटी फॉर्म में हाई क्वालिटी का किसमें रहता है, पी के अंदर रहता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद कॉलीफ्लावर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, और हरी सब्जी, जो हरी सब्जियां होती हैं उसके अंदर होता है। उसके बाद डिफिशियंसी से क्या होगा इसका, एक तो हेडेक होने लग जाएगा आपको, और जो मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, जैसे डीएनए हो गया, ये क्या करता है, आपके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। तो इस तरीके से इससे मेंटल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, दो चीज़ आपको। उसके बाद लास्ट हमारी है, लास्ट एक कौन सी हो गई हमारी, मिनरल क्रोमियम, ये लास्ट हो गई। ये भी, ये शायद केवीएस में आया हुआ था क्वेश्चन क्रोमियम का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, केवीएस में आया था शायद। तो ये क्या करता है, इंसुलिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो बस एक ये की एक्टिवेट्स इंसुलिन। और इसके सोर्सेस क्या क्या हो गए, मीट, ग्रेन्स, जो इसमें भी क्या हो गया, मीट हो गया, और ग्रेन्स हो गए, कर्ली फ्लावर, उसके बाद स्पाइसेस हो गए, जो हमारे मसाले रहते हैं वो, और पोटैटो, इनके अंदर पाया जाता है। अब जैसे क्या करता है, इंसुलिन को एक्टिवेट करता है, तो उसका उल्टा। अब इंसुलिन, इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है हमको, एक तो होती है डायबिटीज, डायबिटीज में भी ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में क्रोमियम, जो एक माइक्रो मिनरल होती है, उसकी, TIM, अच्छा पूजा चौधरी, 1 मिनट 26 सेकेंड, हाँ, टाइम भी आउट होने वाला है, ठीक है। और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो ही गया है लगभग। तो ये लास्ट जो हमारी मिनरल है, इसके बारे में ध्यान रखना है, क्रोमियम। और ये बहुत इसमें ये फेवरेट टॉपिक है, विटामिन मिनरल्स भी। और अगर आपको चीज़ें रटी हुई है, ये कुछ की पॉइंट्स रटे हुए हैं, इसके कुछ फंक्शंस, डिसीज के बारे में, जैसे प्रोटीन हो गया, उससे रिलेटेड क्या होते हैं, इसेंशियल अपने E AA क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन इसेंशियल, तो ये सब चीज़ें आपको रटी हुई है। और ये जो हमने बताया मिनरल्स, इसके आपको फंक्शन ध्यान है, इसकी बीमारियां ध्यान है, तो आप इजीली क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। अब इसका क्या बताया मैंने, डायबिटीज, उसके बाद अर्थरो, अर्थरोस्क्लेरोसिस, ये आपको दो बीमारियां इससे हो सकती है। अब ये क्या होता है, डिस्क्राइब
बिल्डअप ऑफ प्लेग मतलब जो आपके ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्लेग इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर ये हार्ट अटैक का एक रीजन बनता है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर। इसकी पीपीटी भी मैं आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और आपको इसके की पॉइंट्स ध्यान रखना है, फंक्शन और एक जो टेबल मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी ये आपको रट लेना है। सिंपली ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी माइक्रो मिनरल होती है और कौन सी मैक्रो। और थोड़ा सा शफल कर देंगे, आपको पेश कर देंगे। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। सीएम ने क्या करा, पीएससी की एग्जाम दी, फिर वो आईपीएस